बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। पीपका एक्ट तरमीमी बिल 2025 का क्या तारुफ है, जाली खबरों का तयन कौन करेगा। पीपका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेट में पेश कर दिया गया। इस बात का भी कभी इम्कान है कि इसे इस ऐवान से भी मंजूर कर लिया जाएगा। Top military brass urged government to implement stringent laws against fake news polarization. Army Chief. Why Pakistan lawmakers are seeing Elon Musk apology before Starlink approval. NTD TV World. The print की news committed to creating a new Bangladesh. A pool timeline hinges on reform process. यूनिस इन डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो चल रही है वहाँ पर इन्होंने ये बयान दिया है। नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाया करें ताकि आपको नई वीडियो मिल सके। तो नाज़रीन, न्यू कानून जो पास हुआ है पीपका एक्ट, इस हवाले से मेजर गौरव फारिया जो अपनी आदत से मजबूर, उन्होंने अपने प्रोग्राम में पीपका एक्ट बिल के हवाले से जो कौमी असम्बली से पास हुआ है उस पर तनकीद का निशाना बनाया है, जिसकी वीडियो में आखिर में लगा दूंगा। हो सकता है साथ साथ मैं चलाता रहूं। जबकि पाकिस्तानी सियासतदानों, जर्नलों और जजों के हवाले से तनकीद की, जबकि जर्नलों के बारे में कहा है कि स्टोलन मनी फ्रॉम द कंट्री, अरबपति पाकिस्तानी जर्नल हैं। ये मेजर गौरव फारिया ने अपने व्लॉग्स में कहा है। जबकि स्टारलिंक को पाकिस्तान कैसे ब्लॉक करेगा, पीटीआई वाले शहबाज शरीफ का सी कबाब बना लेंगे। एलोन मस्क की माफ़ी के हवाले से पाकिस्तान में जो तकाजा कर रहा है, वाई पाकिस्तान लॉ मेकर आर सीइंग एलोन मस्क अपॉलजी बिफोर स्टारलिंक अप्रूवल। जबकि शहबाज शरीफ वीपीएन से ट्विटर चलाते हैं। किसी शख्स ने अपने कुत्ते का नाम मैं इससे नहीं पढ़ना चाहूँगा, ये भी एक बेहुदा सी बात इन्होंने की है। बड़े बड़बोले हैं पाकिस्तानी गौरव फारिया ने ये गलाजत नाज़रीन अपने व्लॉग में की है। उससे पहले नाज़रीन, पीपका एक्ट के हवाले से मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत माजी में मज़कूरा बिल की शदीद नाकिद रही है, जिसे पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में नाफिज करना चाहती थी, लेकिन अब इसके बरक्स पीएमएल नून खुद इस बिल की हिमायत में मैदान में आ गई है। दूसरी जानिब सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी JAC ने मतनाज़ा पीपका एक्ट तरमीमी बिल 2025 मुस्तरद करते हुए इसके खिलाफ अदालत से रुजू करने और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। FIA साइबर क्राइम बिल को तहरील करके सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। ये अथॉरिटी सोशल प्लेटफॉर्म की रजिस्ट्रेशन या इसकी मनसूखी और मेयारात का तयन करेगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सहूलतकारी के साथ साथ सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ को भी यकीनी बनाएगी। जबकि पीपका एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका इदारों को सोशल मीडिया से गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत जारी करने का मिजाज होगी। फेक न्यूज़ फैलाने वाले शख्स को 3 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सज़ाएँ दी जा सकती हैं। जबकि सोशल मीडिया की अथॉरिटी से रजिस्टर करवाना लाजमी करार दिया गया है। खिलाफ वर्जी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आर्जी या मुस्तकिल तौर पर बंद किया जा सकेगा। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा, जिसका चेयरमैन हाई कोर्ट का साबिक जज होगा, जबकि ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। पीपका एक्ट में एक नई सेक्शन 26A को शामिल किया गया है, जिसमें ऑनलाइन झूठी मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस शख्स को 3 साल तक कैद या 20 लाख तक जुर्माना या दोनों सजाएं दी जाएंगी। बिल के मुताबिक अथॉरिटी मसल्ला अफवाज, अदलिया, पार्लिमान या सूबाई असम्बलियों को निशाना बनाने वाले गैर कानूनी मवाद को भी ब्लॉक करने की मजाज होगी। बिल के मुताबिक वफाकी हुकूमत तरमीमी एक्ट के निफाज के लिए एक सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल का क़याम भी अमल में लाएगी।
इस बारे में बिलावल भुट्टो साहब ने बयान दिया है, जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फेक न्यूज़ के चैलेंज का सामना है। एक यूट्यूबर है नाज़रीन, एक न्यूज़ है, यूट्यूबर मिस्टर बेस्ट भी अमेरिका में टिकटॉक ख़रीदने की दौड़ में शामिल। टिकटॉक और यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार जेम्स स्टीफन जिमी डॉल्सन अल मारूफ मिस्टर बेस्ट ने दावा किया है कि उन्होंने भी अमेरिका में टिकटॉक को ख़रीदने की बोली लगाई है। इनके फॉलोअर्स की तादाद टिकटॉक पर 10 करोड़ से ज़ायद है, जबकि यूट्यूब पर उनके फॉलोअर्स 35 करोड़ से ज़ायद है और मुमकिना तौर पर अमेरिका में टिकटॉक के नए सरबराह हो सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं कि टिकटॉक को उनके दोस्त एलोन मस्क खरीदें तो अच्छा होगा। नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस गरीबों के बैंकार से अबूरी हुकूमत की सरबराही तक गरीबों के बैंकार के नाम से शोहरत पाने वाले शेख हसीना वाजिद के बड़े नाकिद मोहम्मद यूनुस मुल्क में नए इंतखाबात के इनेकाद तक अबूरी हुकूमत के सरबराही करेंगे, जो कि 2026 के मिड में मुमकिन हो सकेगा। साबिका चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बड़ा आइनी ओहदा दिए जाने की तैयारी। इलेक्शन कमीशन का नया सरबराह मुंतखब करने की जोड़ तोड़ शुरू। शहबाज शरीफ की मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। पाकिस्तान और बांग्लादेश दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर आमादा। D8 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मिस्र के शहर कायरा में मौजूद हैं। और नाज़रीन आखिर में एक रिपोर्ट है ऑर्गेनाइज़र की, aimed escalating political turmoil in Bangladesh. Nobel laureate Mohammad Yunus has come under security following allegation of link with Pakistan ISI. The accusation have sparked widespread concern, particularly as report emerged of Pakistan places to develop or prototype of its Shaheen 2 intercontinental ballistic missile ICBM in Bangladesh. India US discuss Bangladesh Mohammad Yunus interim regime courses up to China Pakistan. Government in Dhaka hosted a delegation of the military spy agency of Pakistan while China promised India's। तो नाज़रीन ये थी आज की अपडेट। और आखिर में मेजर गौरव आर्या का वीडियो क्लिप भी आप ज़रूर देखें कि उन्होंने ईपका एक्ट के हवाले से और हमारे जो इदारे हैं उनके सरबराहान के हवाले से, सियासतदानों के हवाले से उन्होंने क्या कहा है। वो हमेशा से अपने व्लॉग में पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को और उनके इदारों को जो है तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो उनके लिए भी एक दो क्लिप्स में साथ साथ लगा दूंगा। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे, आप उनको रोहिंग्या करें, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी, हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे, हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। ये हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है, राम, इनका नाम राम है। छोटे लाल वर्मा, अंबेडकर नगर, बस्ती, आरके पुरम, दिल्ली, इनका नाम कटवाया गया। सोनिया, अंबेडकर नगर, बस्ती, आरके पुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। ये इतने दिन ये है बीजेपी सर, जितने भी अमीर है जिन्होंने भ्रष्टाचारी किया हुआ है, जाओ विदेश जाओ। जतिन मेहता जो विंसेंट डायमंड्स है, 7,000 करोड़ ऊपर कर्ज है, फ्रॉड है, नहीं पकड़ते। ललित मोदी 125 करोड़ का आज उनपे फ्रॉड है, नहीं पकड़ते। अगर मोदी जी इतने बड़े विश्व गुरु हैं, आज मोदी जी अगर इतने बड़े दुनिया में उनकी ताकत है, तो ये विदेश में छुपे हुए लोगों को वापस क्यों नहीं लाते? जॉर्लिन बायोटेक के चेतन संदेशारा, नितिन संदेशारा 5,000 करोड़ का फ्रॉड है, नहीं पकड़ते। आशीष जोबान पुतरा एबीसी कॉटस्पिन के मालिक है, 770 करोड़ का उनपे फ्रॉड है, नहीं पकड़ते। अगर मोदी जी इतने बड़े विश्व गुरु हैं, तो ये जो बाहर जो लोग हैं जिन्होंने 40,000 करोड़ लूटा हुआ है, उसको क्यों नहीं ला सकते? ये है
सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन ये कुछ का साथ कुछ का विकास और कुछ का विश्वास, इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाए। नरेंद्र मोदी जी के 3 ब्रह्म अस्त्र है, 3 हथियार है। पहला अस्त्र है ईवीएम, दूसरा हथियार है धर्मांधता और तीसरा हथियार है ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआई। पहले हिंदू मुसलमानों को बांटा, अब भगवान राम के भक्तों को आप बांट रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इतने महान हैं कि 500 वर्षों बाद भगवान राम को वो मंदिर में ले आए, लेकिन नीरव मोदी जैसे लाखों करोड़ रुपए लेकर भागे हुए लोगों को वापस नहीं ला पाए। ये लोग कहाँ है? वो लोग जो आपने वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे, भगोड़ों को वापस लाएंगे, कहाँ है वो आप? सरकार ने कहा कि मालदीव्स मत जाओ, लक्षद्वीप जाओ छुट्टी मनाने। मैं आपको आज का रेट बता रहा हूं सर, अगर आज मुझे दिल्ली से मालदीव जाना हो तो 17,000 रुपए की फ्लाइट है, लेकिन दिल्ली से लक्षद्वीप जाना हो तो 25,000 रुपए की फ्लाइट है सर। तो बताइए हम मालदीव जाएं कि लक्षद्वीप जाएं? सर वादा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की सैर कराई जाएगी। आलम यह है सर कि बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा। सरकार ने कहा पहले हिंदू मुसलमानों को बांटा, अब भगवान। आपका मकसद क्या है? ये किस किस्म का कानून है? आप क्या कर रहे हो संविधान के साथ? आप धज्जियां उड़ा रहे हो संविधान से। आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी सीएबी, कभी एनआरसी, फिर दोबारा एनआरसी, मतलब के फिर 370। आपका लक्ष्य हमें मालूम है, आपका लक्ष्य मालूम है, आपका नजरिया भी मालूम है। आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। एक साधारण सी नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है, अग्निवीर लेके 4 साल की नौकरी करो। आटा दाल चावल महंगा हो गया, उसको कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। देश के लोग कहते हैं शिक्षा का बजट को बढ़ा दो, सरकार कहती है 2% से ज्यादा बजट नहीं है। अरे स्वास्थ्य का बजट तो ठीक कर दो, मोदी जी सरकार कहती है पैसा नहीं है। मानवर ये पैसा गया कहाँ? किसके पास गया ये पैसा? अरे ये पैसा गया नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के पास गया, मित्रों के पास गया। मैं आपको बताता हूँ मान्यवर कहाँ गया। 30,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया, 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया। और ये मेरी जानकारी नहीं है, ये मेरी जानकारी नहीं मान्यवर, इस सरकार ने बताया। कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है, ना मैं डरता हूँ, ना मैं डरता हूँ, जहाँ इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं, जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हो। ये किस किस्म का कानून है? आप क्या कर रहे हो संविधान के साथ? आप धज्जियां उड़ा रहे हो संविधान से। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी सीएबी, कभी एनआरसी, फिर दोबारा एनआरसी, फिर 370। आपका लक्ष्य हमें मालूम है, आपका लक्ष्य मालूम है, आपका नजरिया भी मालूम है। आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। इस मुसलमान के आपसे डर है, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है, ना मैं डरता हूँ। का स्पोक्स पर्सन हूँ? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूँ? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूँ? बताइए सर, आखिर मैं कहाँ तक आप मुझे लेकर जाएंगे? सर आज भारत के 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को अजनबी और एलिनेट महसूस कर रहे हैं। मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूँ मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती हैं। मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है? मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा। मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौकफ को कबूल नहीं करूंगा। मैं बाबर का जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। जब आप हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, अंगूठा काटते हो। जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आपने अग्निवीर लागू किया, तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के युवाओं का, पिछड़ों का, गरीबों का अंगूठा काटते हुए। 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है। जब आप पेपर लीक कराते हो तब आप हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटते हो। जैसे हिंदुस्तान पहले चलाया जाता था वैसे ही आप हिंदुस्तान को चलाना चाहते हो। जैसे द्रोणाचार्य। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ 1975 में जो हुआ। तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए, आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ। महाराष्ट्र की सरकार का मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ। हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की? पैसों के बल पे की। गोवा की सरकार, तमाम उदाहरण है। क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। सन 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। एयरपोर्ट, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है।